हेलो दोस्तों, उम्मीद एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज हम राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 पढ़ेंगे दोस्तों। आर्थिक समीक्षा से 8-10 प्रश्न हर भर्ती परीक्षा में आते ही है दोस्तों, और वो 8-10 प्रश्न इस वीडियो में आपको हर भर्ती परीक्षा में देखने को मिलेंगे दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25। तो दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न यही है कि राजस्थान की आर्थिक समीक्षा कौन जारी करता है। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा कौन जारी करता है? तो आर्थिक समीक्षा आर्थिक एवं सांख्यिकी निर्देशालय सांख्यिकी विभाग जयपुर द्वारा जारी होती है दोस्तों। ध्यान रखना, सांख्यिकी विभाग आएगा दोस्तों। सांख्यिकी विभाग जयपुर के द्वारा आर्थिक समीक्षा जारी होती है। तो दूसरा प्रश्न है दोस्तों, देखिए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर। दोस्तों, एक तो वो स्थिर कीमतों पर होता है और एक प्रचलित कीमतों पर होता है सकल घरेलू उत्पाद। अब स्थिर कीमतों पर होगा, वो आधार वर्ष के आधार पर होगा। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर यानी आधार वर्ष है 2011-12, ठीक है ना। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर 2024-25 में कितना रहा? तो वो रहा था 9,06,294 करोड़, यानी 906,294 करोड़। और 2023-24 में कितना था? 2023-24 में था 8,40,599 करोड़, ठीक है ना, यानी 840,599 करोड़ था 23-24 में। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों में वृद्धि कितनी हुई, ठीक है ना। वृद्धि हुई है 7.82%, 7.82%। नेक्स्ट प्रश्न है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रचलित कीमतों पर कितना रहा? तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो कि जीएसडीपी है, वो प्रचलित कीमतों पर 2024-25 में कितना रहा? तो वो रहा था 1704,339 करोड़, 1704,339 करोड़ प्रचलित कीमतों पर जीएसडीपी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद रहा। अब 23-24 में कितना रहा? 23-24 में रहा 152, 152, 15, 70, 152, 15, 70। अब देखिए 23-24 और 24-25 में वृद्धि दर कितनी रही? वृद्धि रही 12.2%, 12.2%। जीएसडीपी में वृद्धि रही 12.2%। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलती है? पीसीआई यानी प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलती है? तो प्रति व्यक्ति आय दोस्तों, एक तो राज्य की कुल जो शुद्ध आय होती है उसमें राज्य की कुल जनसंख्या का भाग दिया जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय निकलती है। तो पीसीआई ने प्रति व्यक्ति आय शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में राज्य की मध्य वर्षीय कुल जनसंख्या का भाग लगाते हैं तो प्रति व्यक्ति आय निकलती है। अब स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी रही? 2023-24 में स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय थी 90,414 करोड़, 90,414 करोड़। और 24-25 में थी 96,638 करोड़, 96,638 करोड़। अब देखो वृद्धि कितनी हुई दोस्तों? 23-24 और 24-25 में वृद्धि हुई है दोस्तों 6.88 करोड़। प्रति व्यक्ति आय में स्थिर कीमतों पर वृद्धि हुई है 6.88%। प्रचलित कीमतों पर देखिए दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय थी एक 64,647 लाख। और 24-25 में प्रति व्यक्ति आय थी प्रचलित कीमतों पर 1,85,53 लाख, 1,85,53 लाख। अब देखिए वृद्धि कितनी हुई प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय में? वृद्धि हुई है दोस्तों 11.4%, 11.4%। इन्हीं इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न आएंगे दोस्तों, इन्हीं यही आंकड़े पूछे जाएंगे परीक्षा में दोस्तों आर्थिक समीक्षा से। तो ये आंकड़े हैं पूरे, रट लें दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थिर कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना था?
NSDP शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है। स्थिर कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना था, तो 22-23 में था 737,182, 737,182, और 23-24 में स्थिर कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू था 796,352 करोड़, 796,352 करोड़। वृद्धि हुई है दोस्तों 8.3%, 8.3%। प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना रहा, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद रहा 24-25 में था 24-25 में 15-24,950, 15-24,950। 22-23 में था प्रचलित कीमतों पर NSDP 13,58,742, 13,58,742। अब वृद्धि कितनी हुई दोस्तों, दोनों में वृद्धि हुई है 12.23% की, 12.23% की। नेक्स्ट प्रश्न, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र दोस्तों होता है कृषि से संबंधित होता है प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि व संबंध क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर कितना प्रतिशत योगदान रहा सकल राज्य मूल्य वर्धन में, GSVA में, यानी सकल राज्य मूल्य वर्धन में कितना योगदान रहा प्राथमिक क्षेत्र में यानी कृषि में, तो वो है प्रचलित कीमतों पर दोस्तों पूछ रहा है 26.92%, 26.92%। अब जो कृषि है यानी प्राथमिक क्षेत्र है, ठीक है ना, इसमें सकल राज्य मूल्य वर्धन रहा है 26.92%। देखिए दोस्तों ये रहा 26.92%। यानी हम सकल राज्य घरेलू मूल्य वर्धन को 3 भागों में बांटते हैं दोस्तों। पहला है प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि से संबंधित है, द्वितीय क्षेत्र जो उद्योग से संबंधित है, तृतीय क्षेत्र है जो सेवा से संबंधित है। तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि से, द्वितीय क्षेत्र उद्योग से, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र से। अब यहाँ पे स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन दे रखा है और यहाँ पे प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन दे रखा है, GSVA दे रखा है दोस्तों, स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर। प्राथमिक क्षेत्र में स्थिर कीमतों पर रहा 26.54%, प्रचलित कीमतों पर रहा 26.92%। दोस्तों स्थिर कीमतों और प्रचलित कीमतों में लगभग प्रचलित कीमतों पर जो प्रतिशत होता है वो ज्यादा रहता है दोस्तों। तो प्राथमिक क्षेत्र में स्थिर कीमतों पर 26.54% था और प्रचलित कीमतों पर है 26.92%, यानी प्रचलित कीमतों में ज्यादा है। द्वितीय क्षेत्र उद्योग क्षेत्र है, इसमें स्थिर कीमतों पर 28.39% है और प्रचलित कीमतों पर 27.16% है। तृतीय क्षेत्र है सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में स्थिर कीमतों पर 45.7% और प्रचलित कीमतों पर 45.92%। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे द्वितीय क्षेत्र उद्योग क्षेत्र में स्थिर कीमतों पर वृद्धि हुई है बल्कि प्रचलित कीमतों पर घटा है। तो यहाँ पे प्रचलित कीमतों पर 27.16% है और स्थिर कीमतों पर 28.39% है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे उद्योग में कमी आई है, उद्योग में कमी आई है। प्रचलित क्षेत्र में कितनी कमी आई है, 1.23%, 1.23%। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र कृषि व संबंध क्षेत्र प्रचलित कीमतों पर। तो ये देखिए क्रम से है, प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक किसका योगदान है, तो वो है पशुधन का, और सबसे कम प्राथमिक क्षेत्र में किसका योगदान है, वो है मत्स्य पालन का। सर्वाधिक देखिए पशुधन में 46.77% है दोस्तों प्रचलित कीमतों पर प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है ना, कृषि व संबंध क्षेत्र में। दूसरे नंबर पर आता है फसल में है 46.17%, वानिकी में है 6.56% और चौथे स्थान पर आता है मत्स्य पालन, यानी सबसे कम मत्स्य पालन में हुआ प्राथमिक क्षेत्र में प्रचलित कीमतों पर। इसमें मत्स्य पालन में है 0.51%,
यानी सर्वाधिक प्राथमिक क्षेत्र में योगदान है प्रचलित कीमतों पर पशुधन का, और सबसे कम है वो है मत्स्य पालन का योगदान। अब देखिए दोस्तों, द्वितीय क्षेत्र उद्योग से संबंधित है, और ये प्रचलित क्षेत्र, इसमें देखिए ये भी क्रम से है दोस्तों। द्वितीय क्षेत्र जो उद्योग से संबंधित है, प्रचलित कीमतों पर सबसे ज्यादा रहा है वो विनिर्माण का रहा है दोस्तों। विनिर्माण का सबसे ज्यादा रहा है, विनिर्माण का रहा है 42.62%, 42.62%। और सबसे कम रहा है द्वितीय क्षेत्र में योगदान विद्युत, गैस व जलापूर्ति का 10.35%, 10.35%। तो ये क्रम से है दोस्तों। द्वितीय क्षेत्र में जो प्रचलित योगदान है, द्वितीय क्षेत्र उद्योग में जो प्रचलित क्षेत्र में योगदान है वह क्रम से है। सबसे ज्यादा विनिर्माण में, उसके बाद में निर्माण आएगा, उसके बाद में खनन आएगा, खनन व उत्खनन आएगा, उसके बाद में विद्युत व गैस आएगा, विद्युत, गैस व जलापूर्ति। यानी विनिर्माण में सबसे ज्यादा योगदान है द्वितीय क्षेत्र का प्रचलित कीमतों पर, और सबसे कम है विद्युत, गैस, जलापूर्ति का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र में प्रचलित सर्वाधिक योगदान किसका है? तो वह है व्यापार। पहले स्थान पर व्यापार आएगा, दूसरे स्थान पर होटल, और तीसरे स्थान पर जलपान गृह। ये क्रम से है दोस्तों। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र में प्रचलित सर्वाधिक योगदान किसका रहा? तो व्यापार, होटल और जलपान का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, थोक मूल्य सूचकांक जिसको WPI कहते हैं, इसका थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 1999 से 2000। ठीक है, 1999 से 2000 इसका आधार वर्ष है दोस्तों। ध्यान में रखना, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। तो 1999 से 2000 इसका थोक मूल्य सूचकांक है। अब थोक मूल्य सूचकांक केवल इसमें वस्तुएं शामिल होती है दोस्तों। थोक मूल्य सूचकांक में क्या होती है? केवल वस्तुएं शामिल होती हैं, केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है थोक मूल्य सूचकांक में। और थोक मूल्य सूचकांक मासिक जारी होता है। ठीक है, हर महीना जारी होता है थोक मूल्य सूचकांक, और ये 1957 से जारी होता आया है थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है दोस्तों? तो ये भी आर्थिक एवं सांख्यिकी निर्देशालय, सांख्यिकी विभाग जयपुर द्वारा जारी होता है। थोक मूल्य सूचकांक भी सांख्यिकी विभाग जयपुर द्वारा जारी होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, थोक मूल्य सूचकांक में वस्तुएं कितनी है? थोक मूल्य सूचकांक में वस्तुएं हैं 154। कितनी है? वस्तुएं हैं 154। थोक मूल्य सूचकांक को 3 भागों में डिवाइड किया गया है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, प्राथमिक समूह, प्राथमिक समूह में आएगा कृषि व खनिज। ठीक है ना। द्वितीय समूह में आएगा विनिर्मित। तृतीय समूह में आएगा ईंधन, शक्ति और प्रकार। ठीक है ना। अब यहाँ पे थोक मूल्य सूचकांक में टोटल जो वस्तुएं होती है वो 154 है। इसमें सर्वाधिक वस्तुएं किसमें होती है? सर्वाधिक वस्तु होती है 75 वस्तुएं हैं प्राथमिक समूह में। प्राथमिक समूह में 75 वस्तुएं हैं जो कि सर्वाधिक है। ठीक है। द्वितीय समूह में 69 वस्तुएं हैं। द्वितीय समूह में 69 वस्तुएं हैं, और तृतीय समूह में 10 वस्तुएं हैं जो कि सबसे कम है। अब भारांकन देखिए दोस्तों, भारांकन प्राथमिक समूह में 33.89% है, 33.89% है भारांकन। और द्वितीय समूह में भारांकन है वो 49.85% जो कि सर्वाधिक है। द्वितीय समूह का भारांकन सर्वाधिक है दोस्तों 49.85%। तृतीय समूह का भारांकन है 16.25% जो कि सबसे कम है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अब यहाँ पे थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि हुई है प्राथमिक समूह में 4.16% की, 4.16% की। और द्वितीय समूह में वृद्धि हुई है 1.46% की, और तृतीय समूह में वृद्धि हुई है 1.45% की। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, थोक मूल्य सूचकांक में 154 वस्तुएं हैं जिसमें से सर्वाधिक वस्तुएं प्राथमिक समूह की है। प्राथमिक समूह की सर्वाधिक वस्तुएं हैं 75 वस्तुएं हैं दोस्तों। देखिए सर्वाधिक वस्तुएं कितनी है? प्राथमिक समूह में 75 वस्तुएं हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
थोक मूल्य सूचकांक में सर्वाधिक भारांकन द्वितीय समूह का है। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। थोक मूल्य सूचकांक में सर्वाधिक भारांकन है वो द्वितीयक समूह का है 49.85% और सबसे कम है तृतीयक समूह का, ठीक है ना, 16.25%। तो ये भी थोक मूल्य सूचकांक में सर्वाधिक भारांकन द्वितीयक समूह का है। बिल्कुल सही है। थोक मूल्य सूचकांक 2023 में 2023 में थोक मूल्य सूचकांक कितना था? 387.90%। अब 2024 में थोक मूल्य सूचकांक कितना है वर्तमान में? 394.68% थोक मूल्य सूचकांक है। वृद्धि कितनी हुई है? 1.75 की वृद्धि हुई है थोक मूल्य सूचकांक में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, मुद्रास्फीति का मापन। मुद्रास्फीति का मापन दो प्रकार से किया जाता है। एक तो थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा जिसको WPI कहते हैं, और एक है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसको CPI कहते हैं। थोक मूल्य सूचकांक जिसमें केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है, और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वस्तुएं और सेवा इन दोनों को शामिल किया जाता है। वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में, और थोक मूल्य सूचकांक में केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसको CPI कहते हैं दोस्तों, CPI यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को 4 प्रकार हैं। इसके भी कितने प्रकार है? CPI के 4 प्रकार है, यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 4 प्रकार है। कौन कौन से प्रकार है? CPI IW, CPI IW जिसको कहते हैं औद्योगिक श्रमिकों के लिए, औद्योगिक श्रमिकों के लिए, और औद्योगिक श्रमिकों के लिए इसका आधार वर्ष है 2016। दूसरा प्रकार है CPI AL, CPI AL क्या है? ये कृषि श्रमिकों के लिए, कृषि श्रमिकों के लिए। तीसरा प्रकार है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI RL जिसको कहते हैं ग्रामीण श्रमिकों के लिए। ये तीनों जारी होता है श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ के द्वारा। श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ के द्वारा इन तीनों को जारी किया जाता है। और लास्ट में CPI URC है, और ये जारी होता है मॉस्पी मॉस्पी का मतलब सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा ये जारी होता है। मॉस्पी CPI URLC, ठीक है ना। तो दोस्तों ध्यान में ये रखना है कि CPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है वो CPI AW, CPI AL, CPI RL ये तीनों जारी होता है श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ के द्वारा। पहले ये तीनों जारी होता था श्रम ब्यूरो शिमला के द्वारा, लेकिन वर्तमान में ये जारी हो रहा है श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ के द्वारा जारी हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, संपूर्ण भारत के 88 केंद्रों हेतु CPI यानी IW जारी किया जा रहा है। CPI ने औद्योगिक श्रमिकों के लिए, ठीक है ना, IW। तो संपूर्ण भारत में 88 केंद्र है, और राजस्थान में इसके 3 केंद्र है। और 3 केंद्र कौन से राजस्थान में? वो है अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर। अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर। पहले अलवर की जगह अजमेर था, अब अजमेर की जगह क्या हो गया है? अलवर। तो राजस्थान में 3 CPI IW केंद्र हैं, वो है अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर। अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जिसका आधार वर्ष क्या है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जिसका आधार वर्ष है 2011-12, और औद्योगिक श्रमिकों के लिए आधार वर्ष कौन सा है? 2016। ध्यान में रखना दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं होना है। ये है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, आधार वर्ष है 2011-12, ठीक है ना। एक है WPI IW यानी श्रमिकों के लिए, औद्योगिक श्रमिकों के लिए आधार वर्ष है 2016। अब औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जिसके 3 समूह हैं, विद्युत विनिर्माण और खनन। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के 3 समूह हैं, विद्युत विनिर्माण और खनन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सकल स्थायी उत्पाद, सकल स्थायी पूंजी निर्माण परिसंपत्तियां 2023-24 में कितनी रही? तो ये रही है दोस्तों, ये रही है 4,48,061 करोड़, यानी 448,61 करोड़, ठीक है ना।
सकल स्थायी पूंजी निर्माण परिसंपत्तियां रही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सकल स्थायी पूंजी निर्माण राज्य जीडीपी कितना है? तो सकल स्थायी पूंजी निर्माण राज्य जीडीपी का कितना है? सकल स्थायी पूंजी निर्माण राज्य जीडीपी का कितना है? वो है 29.45%। 29.45%। दोस्तों, आर्थिक समीक्षा में टोटल आंकड़े हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। इन्हीं आंकड़ों से प्रश्न बनेंगे और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो ध्यान से देखें और आंकड़ों को कंठस्थ करने की कोशिश करें। दोस्तों, यही आंकड़े आपके परीक्षा में आएंगे। 8-10 प्रश्न इस आर्थिक समीक्षा में से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखें और इन आंकड़ों को कंठस्थ करने का अभ्यास करें। नेक्स्ट प्रश्न है, सकल स्थायी पूंजी निर्माण में सर्वाधिक योगदान निजी क्षेत्र में रहा है 78.87%। 78.27%, सॉरी। सकल स्थायी पूंजी निर्माण में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? निजी क्षेत्र का रहा है, वह है 78.27%। और सार्वजनिक क्षेत्र में रहा है 21.73%। तो सकल स्थायी पूंजी निर्माण में सर्वाधिक योगदान निजी क्षेत्र का रहा है 78.27%। नेक्स्ट प्रश्न है, 31 मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो सड़कों की कुल लंबाई राजस्थान में कितनी रही? तो 3,17,121 किलोमीटर है कुल सड़कों की कुल लंबाई है राजस्थान की, 3,17,121 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न, 31 मार्च 2024 तक राजस्थान का सड़क घनत्व कितना रहा? तो सड़क घनत्व है 92.64%। 92.64% है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर है दोस्तों ये। तो राजस्थान का सड़क घनत्व है 92.64%। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में सड़क लंबाई के प्रकार 31 मार्च 2024 तक, ठीक है ना? तो राष्ट्रीय राजमार्ग है 10,790 किलोमीटर। 10,790 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है और राज्य राजमार्ग है 17,376 किलोमीटर, ठीक है ना? और इसमें प्रमुख जिला सड़कें भी है और अन्य जिला सड़कें भी है और ग्रामीण सड़कें सबसे ज्यादा है दोस्तों। ग्रामीण सड़कें हैं वो है 2,06,318 किलोमीटर है, जो कि सर्वाधिक है। तो राजस्थान में सड़क लंबाई में सर्वाधिक योगदान है ग्रामीण सड़कों का है, जो कि सर्वाधिक है 2,06,318 किलोमीटर है। और सबसे कम है वह राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है, 10,790 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं? राज्य में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग है 47 और राज्य राजमार्ग है 23। राज्य में सड़क घनत्व है 92.64%। दोस्तों, ध्यान में रखना, ये प्रश्न कभी भी बन सकता है। राज्य में सड़क घनत्व है 92.64%। 31 मार्च, नेक्स्ट प्रश्न है, 31 मार्च 2024 तक राजस्थान के गांव सड़कों से जुड़े कितने जुड़ चुके हैं? 31 मार्च 2024 तक राजस्थान के गांव सड़कों से जुड़े कितने जुड़े हैं? 39,408। अगर प्रतिशत में पूछे तो 91.09%। नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 2024 तक राजस्थान की अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता है 26,325.19 मेगावाट, ठीक है ना? नेक्स्ट प्रश्न है, 2024-25 में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन कितना रहा? तो खाद्यान्नों का कुल उत्पादन है 267.67 लाख मैट्रिक टन है। ये प्रश्न ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है ना? 2024-25 में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन तो 267.67 लाख मैट्रिक टन। 2023-24 के मुकाबले 2024-25 में खाद्यान्नों के कुल उत्पादन में कितने प्रतिशत अधिक हैं? तो वह है 10.67%। 10.67%। खाद्यान्नों का उत्पादन 2023-24 में कितना रहा? 241.86 लाख मैट्रिक टन
और खाद्यान्नों के उत्पादन में 2024-25 में 267.67 वृद्धि कितनी हुई? वृद्धि हुई 10.67% की। खाद्यान्नों में वृद्धि हुई है 10.67% की। नेक्स्ट प्रश्न है आर्थिक समीक्षा 2024-25 की 2024 में कुल पर्यटन कितने आए? तो टोटल पर्यटन कितने आए थे 2024 में? 2024 में पर्यटन आए थे 2321.56 लाख, यानी 2321.56 लाख पर्यटन है वो टोटल अपने राजस्थान में आए। इसमें घरेलू पर्यटक कितने थे? घरेलू पर्यटक थे वो 2384 लाख थे, और घरेलू पर्यटक सर्वाधिक सीकर में, सर्वाधिक किसमें है? सीकर में। घरेलू पर्यटक यानी सब कहाँ जाते हैं दोस्तों? राजस्थान के लोग कहाँ जाते हैं? सभी जाते हैं खाटू श्याम जी घूमने के लिए, और खाटू श्याम जी कहाँ है? सीकर में है दोस्तों। तो घरेलू पर्यटक सर्वाधिक आए सीकर में, और विदेशी पर्यटक सर्वाधिक आए जयपुर में। विदेशी पर्यटक कितने आए 2024 तक? 2024 तक विदेशी पर्यटक आए 20.72 लाख, 20.72 लाख। और विदेशी पर्यटक में सर्वाधिक किस देश के थे? सर्वाधिक थे संयुक्त राज्य अमेरिका के। जन्म के नेक्स्ट प्रश्न है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 69.4 वर्ष, 69.4 वर्ष है। ऐसे तो एक व्यक्ति की आयु 100 वर्ष भी हो सकती है, मैं नहीं कहता, लेकिन ये सरकार के आंकड़े हैं। एक व्यक्ति अधिकतम कितना जी सकता है? 69.4 वर्ष है, इतना ही जी सकता है। ऐसे तो भले 100 वर्ष जिए, ठीक है। तो ये सरकार के आंकड़े दोस्तों। तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है 69.4 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित बच्चों पर कितना है? 32, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है मात्र मृत्यु अनुपात प्रति लाख जीवित बच्चों पर है 113। कार्य सहभागिता है 43.6%, ठीक है ना। 43.6% कार्य सहभागिता है। नेक्स्ट प्रश्न भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राज्य का योगदान कितना है? भारत के कुल कच्चे तेल उत्पादन में राज्य का योगदान है 14.95%, और कच्चा तेल सर्वाधिक होता है महाराष्ट्र में, सर्वाधिक होता है महाराष्ट्र में, प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। और ध्यान रखना दोस्तों, द्वितीय स्थान है कच्चे तेल में राजस्थान का, राजस्थान का द्वितीय स्थान है कच्चे तेल में, ठीक है ना। और टोटल कितना उत्पादन होता है राजस्थान में? 14.95%। नेक्स्ट प्रश्न है प्रचलित मूल्यों पर अखिल भारतीय जीडीपी में राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अंश कितना है? तो वो है 5.26%। 5.26% है वो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अंश है जीडीपी में, ठीक है ना, टोटल भारत में राजस्थान का। नेक्स्ट प्रश्न है अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा है? वह है सेवा क्षेत्र। स्थिर मूल्यों पर सर्वाधिक वृद्धि दर वाला क्षेत्र कौन सा है? वह भी है सेवा क्षेत्र। स्थिर मूल्यों पर सर्वाधिक वृद्धि दर वाला क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्राथमिक क्षेत्र में देखिए दोस्तों 5.5% की वृद्धि हुई, द्वितीय क्षेत्र में 5.77 की वृद्धि हुई है, तृतीय क्षेत्र यानी 7.38% की वृद्धि हुई। तो स्थिर मूल्यों पर सर्वाधिक वृद्धि वाला क्षेत्र कौन सा है? सेवा क्षेत्र। अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण सीपीआई आईडब्ल्यू के आधार पर किया जाता है। तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? सीपीआई आईडब्ल्यू के आधार पर किया जाता है, यानी औद्योगिक श्रमिकों के आधार पर किया जाता है दोस्तों। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण औद्योगिक श्रमिकों के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है थोक मूल्य सूचकांक में सर्वाधिक भारांकन द्वितीय समूह का है? बिल्कुल द्वितीय समूह का है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान अर्थव्यवस्था में 10 समावेशी विकास के संकल्प लिए गए, और राजस्थान की अर्थव्यवस्था में 10 समावेशी विकास के संकल्प कौन से हैं?
देखिए, पहला है 350 अरब की अर्थव्यवस्था 2030 तक। दूसरा है बुनियादी ढांचे का विकास। तीसरा संकल्प है जीवन की गुणवत्ता बुनियादी सुविधाएं। चौथा समावेशी विकास का संकल्प है कृषि विकास एवं विकास कल्याण। पांचवा है औद्योगिक विकास एवं निवेश प्रोत्साहन। छठा है पर्यटन कला एवं संस्कृति प्रोत्साहन। सातवां है सतत विकास और हरित विकास। आठवां है मानव संसाधन विकास और सबके लिए स्वास्थ्य। नौवां है सामाजिक सुरक्षा। 10वां है सुशासन। अब देखिए दोस्तों, हरित विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियां चार हैं। हरित विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियां हैं वो चार है। पहली है राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति, जो कि 2022 में आई। राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022। जलवायु परिवर्तन नीति 2023। जलवायु परिवर्तन नीति 2023। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024। चौथी है राजस्थान ई वेस्ट मैनेजमेंट नीति 2023। तो हरित विकास को बढ़ावा देने वाली ये चार नीतियां हैं। ये सन जरूर ध्यान में रखें दोस्तों, इसमें से प्रश्न बन सकता है आने वाली भर्तियों में कि जलवायु परिवर्तन नीति कौन सी है 2023, राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024, राजस्थान ई वेस्ट मैनेजमेंट नीति 2023। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्रचलित मूल्य पर सेवा योगदान 2023-24 में कितना रहा? सेवाओं में है 45.92%, उद्योग में है 27.16%, कृषि में है 26.92%। सबसे ज्यादा है सेवा क्षेत्र में 45.92%। सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्रचलित मूल्यों पर। नेक्स्ट प्रश्न है औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीए यानी आधार वर्ष कितना है? ठीक है ना, औद्योगिक श्रमिकों के लिए आधार वर्ष है 2016। नेक्स्ट प्रश्न है राज्य के विभिन्न केंद्रों में मूल्य वृद्धि। ठीक है ना, राज्य के विभिन्न केंद्रों में मूल्य वृद्धि यानी टोटल भारत में 88 केंद्र हैं, उसमें राजस्थान के 3 केंद्र हैं। अलवर में वृद्धि हुई है 4.47% की, भीलवाड़ा में है 1.6% की, जयपुर में है 0.79% की। तो राज्य में ये 3 केंद्र हैं, अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर। पहले अलवर की जगह अजमेर था, लेकिन अब अजमेर की जगह क्या हो गया? अलवर। तो राजस्थान में 3 केंद्र हैं, अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर। ध्यान में रखें दोस्तों, इसमें से कभी भी प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है सितंबर 2024 तक राजस्थान में बैंक शाखाएं कितनी थी? तो राजस्थान में बैंक शाखाएं थी 8531 बैंक। 8531 बैंक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान को भारत की एक्सप्रेसवे राजधानी बनाने के लिए किसका गठन किया गया? तो गठन किया गया टास्क फोर्स का। ठीक है ना, टास्क फोर्स का गठन किया गया। टास्क फोर्स में एक्सप्रेसवे का निर्माण करने की योजना है 9 ग्रीनफील्ड की। ठीक है ना, ये भी ध्यान में रखना है। टास्क फोर्स में एक्सप्रेसवे का निर्माण करने की योजना कितनी है? तो 9 ग्रीनफील्ड की है। नेक्स्ट प्रश्न है राज्य में कार्यरत एक्सप्रेसवे परियोजना में शामिल 2 एक्सप्रेसवे पहले से राज्य में चल रही है, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और अमृतसर जामनगर आर्थिक गलियारा। अमृतसर जामनगर आर्थिक गलियारा जो राजस्थान में 647 किलोमीटर तक फैला हुआ है ये। ठीक है ना, एक्सप्रेसवे अमृतसर जामनगर आर्थिक गलियारा राजस्थान में 636 किलोमीटर तक फैला हुआ है और 23 में से 21 पैकेज है वो पूरे हो चुके हैं। तो राजस्थान में टास्क फोर्स में एक्सप्रेसवे टोटल कितने हैं, कितने का निर्माण हुआ है? 9 ग्रीन फील्ड लैंड का। ठीक है, 9 ग्रीन फील्ड का। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान में देश के कुल पशुधन का लगभग कितना प्रतिशत है? 10.7% है। गोवंश में देश में
गोवंश है 7.24%, भैंस है 12.47%, ऊंट है 84.43%, बकरियां है 14%, भेड़ है वो है 10.64%, सर्वाधिक है ऊंट 84.43%, और दूसरा स्थान आता है बकरी का 14%, और तीसरा नंबर आता है भैंस का जो कि 12.47% है। नेक्स्ट प्रश्न, लघु और सीमांत वृद्ध किसानों के लिए सम्मान पेंशन योजना में 55 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला और 58 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुष किसान को प्रति माह कितनी पेंशन दी जाती है? तो वो है 1150 रुपए प्रति माह दी जाती है। ठीक है ना, लघु और सीमांत वृद्ध किसानों के लिए। ठीक है ना, ये समान पेंशन योजना में दी जाती है। उसमें समान पेंशन योजना में महिला की आयु होनी चाहिए 55 वर्ष या उससे अधिक, और पुरुष की आयु होनी चाहिए 58 वर्ष या उससे अधिक, और प्रति माह पेंशन मिलती है, अब मिलेगी 1150 रुपए। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में औद्योगिक क्षेत्र कार्यरत कितने हैं? ठीक है ना, राज्य में औद्योगिक क्षेत्र कितने कार्यरत हैं? तो वह है 424 औद्योगिक क्षेत्र कार्यरत हैं राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में स्थिर 2011-12 कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन GSVA वर्ष 2024 में कितनी वृद्धि हुई? तो 5.77 की वृद्धि हुई, 5.77 की वृद्धि हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, 2024-25 में उद्योग क्षेत्र ने राजस्थान के GSVA में योगदान कितना था उद्योग में? तो वो था 27.16%, 27.16%। नेक्स्ट प्रश्न है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 2021-22 में 122.24 बढ़कर 2024-25 नवंबर 2024 में कितना हो गया? तो वह हुआ था 157.31%। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटे और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने, उनके विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने पर ध्यान केंद्रित करने वाली योजना कौन सी है? वह है MSME नीति 2024। छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने और उनके विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने पर ध्यान केंद्रित करने वाली नीति है MSME नीति 2024। राजस्थान खनिज नीति 2024। नेक्स्ट प्रश्न है, राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में कितने करोड़ पर हस्ताक्षर हुए? राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में तो वह है 35 लाख करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, और इसमें 10 नीतियां थी। दोस्तों ध्यान में रखना, प्रश्न कभी भी बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य में 100 का पूर्ण स्कोर अर्जित कर SDG में प्रगति की। ठीक है ना, सातवें लक्ष्य पर स्वच्छ एवं किफायती ऊर्जा, 1 लक्ष्य पर गरीबी का अंत, 12 लक्ष्य पर उत्तरदायी उपयोग व उत्पादन। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान GDS सूचकांक का नवीनतम 5वां संस्करण बनाया गया। 14 लक्ष्यों के 95 संकेतों के आधार पर राजस्थान का GSD सूचकांक का नवीनतम 5वां संस्करण बनाया गया, 14 लक्ष्यों के 95 संकेतों के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान SDG सूचकांक में शीर्ष जिला कौन सा है? शीर्ष जिला है झुंझुनू। ठीक है ना, राजस्थान SDG सूचकांक में प्रथम जिला है झुंझुनू, दूसरे स्थान पर है नागौर, तीसरे स्थान पर है सीकर। झुंझुनू, नागौर, सीकर, SDG सूचकांक में झुंझुनू, नागौर, सीकर। ठीक है ना, शीर्ष पर है झुंझुनू जिसका स्कोर है 66.44। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 मार्च 2024 को राजस्थान की अनुमानित जनसंख्या कितनी है? 18.19 करोड़। 1 मार्च 2024 को राजस्थान की अनुमानित जनसंख्या 18.19 करोड़। देखो दोस्तों, जनसंख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। दोस्तों 2011 की जनसंख्या कितनी है राजस्थान की? 2011 की जनगणना है राजस्थान की
6.85 करोड़, 6.85 करोड़। अब कितनी 1 मार्च 2024 को हो गई है 8.19 करोड़। लोग ज्यादा जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 पुरुष साक्षरता दर है 79.2%। 2011 महिला साक्षरता दर है 52.1%। 2011 कार्य सहभागिता दर है 43.6%, 43.6%। 2020 अशोधित जन्म दर है 23.5%। 2020 अशोधित मृत्यु दर है 5.6%। 2020 शिशु मृत्यु दर है 32। 18-20 मातृ मृत्यु अनुपात है 113। संशोधित बजट 2023-24 के किस सिद्धांतों पर आधारित है? तो वह है सबका साथ सबका विकास और सभी के लिए समावेशी विकास। और सबका साथ सबका विकास, सभी के लिए समावेशी विकास, ये किस सिद्धांत की परिकल्पना है? यह है अमृत कालखंड विकसित राजस्थान @ 1947 के तहत सिद्धांत की परिकल्पना है। नेक्स्ट प्रश्न है दिसंबर 2024 तक राजस्थान में बिजली की स्थापित क्षमता कितनी है? तो बिजली की स्थापित क्षमता दिसंबर 2024 तक है वो है 26,325.19 मेगावाट। 26,325.19 मेगावाट राज्य की बिजली स्थापित क्षमता है। नेक्स्ट प्रश्न है नवीन व नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी है? 142 गीगावाट की राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता है। ये प्रश्न कभी भी आ सकता है दोस्तों, ध्यान में रखना। विद्युत उपभोक्ता दिसंबर 2024 तक, ठीक है ना, घरेलू है 153.72 लाख, गैर घरेलू है 17.61 लाख, कृषि में विद्युत है उपभोग किया गया 20.13 लाख, उद्योग में 3.25 लाख। अब देखिए दोस्तों स्मार्ट सिटी है वो 4 शहरों को घोषित किया गया, 4 जिलों को घोषित किया गया स्मार्ट सिटी। जयपुर उदयपुर कोटा अजमेर, जयपुर उदयपुर कोटा अजमेर स्मार्ट सिटी है। नेक्स्ट प्रश्न है 2 अक्टूबर 2024 को विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु श्रेणियों के बेघर परिवारों को भूखंड या पट्टे आवंटित कितने किए गए? तो वह भूखंड या पट्टे आवंटित किए गए 17,156 पट्टे घुमंतु और अर्ध घुमंतु श्रेणियों के परिवारों को बांटे गए। नेक्स्ट प्रश्न है राज्य में देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो वह है 10.7%। ये वापस रिपीट हो गया प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय उत्पादन 2022-23 में राज्य का दूध उत्पादन कितना था? वह है 14.44%। ऊन में उत्पादन है 47.98%। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 में आई, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 में आई। नेक्स्ट प्रश्न है एक पेड़ मां के नाम अभियान में 3 करोड़ लक्ष्य के विरुद्ध कितना पौधारोपण किया गया? वह पौधारोपण किया गया 5.62 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न है 2024-25 मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य जिसको मां कहते हैं MAA मां योजना ने कैशलेस उपचार के लिए पंजीकृत परिवारों को कितना कवर किया? तो 1.33 करोड़ परिवारों को कवर किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार राज्य को दिया गया, ठीक है। टेली रेडियोलॉजी पहल शुरू करने पर राष्ट्रीय ई गवर्नेंस यानी गोल्ड पुरस्कार राजस्थान को दिया गया, ठीक है ना। टेली रेडियोलॉजी पहल शुरू करने पर राजस्थान को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार दिया गया। और ये टेली रेडियोलॉजी है क्या? ये सिलिकोसिस का शीघ्र पता लगाने के लिए टेली रेडियोलॉजी की पहल राजस्थान में शुरू की गई, ठीक है, इसलिए गोल्ड पुरस्कार राजस्थान को मिला। ध्यान में रखना दोस्तों 2020-21 में 2020-21 से 2022-23-24 के बीच
सामाजिक क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्यों में सुधार हुआ है, वह सुधार कितना हुआ है? गरीबी का अंत लक्ष्य 1 में 19 अंकों की वृद्धि हुई है। भूखमरी समाप्त करना लक्ष्य 2, इसमें 11 अंकों की वृद्धि हुई है। अच्छा स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना, इसमें 3 अंकों की वृद्धि हुई है। गरीबी का अंत, इसमें 19 अंकों की वृद्धि हुई है। भूखमरी समाप्त करना, इसमें 11 अंकों की वृद्धि हुई है। अच्छा स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना, इसमें 3 अंकों की वृद्धि हुई है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इसमें 3 अंकों की वृद्धि हुई है। लैंगिक समानता, इसमें 13 अंकों की वृद्धि हुई है। शुद्ध जल एवं स्वच्छता, इसमें 6 अंकों की वृद्धि हुई है। तो सबसे ज्यादा अंकों की वृद्धि हुई है वह गरीबी का अंत, इसमें 19 अंकों की वृद्धि हुई है। और उसके बाद में गुणवत्ता शिक्षा, जिसमें नहीं, इसके बाद में लैंगिक समानता, जिसमें 13 अंकों की वृद्धि हुई है। और तीसरा स्थान है भूखमरी समाप्त करना, जिसमें 11 अंकों की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, 2023-24 में इंजीनियरिंग सामान, रत्न व आभूषण, धातु, कपड़ा और हस्तशिल्प में कितना योगदान रहा? वह रहा है 65% से अधिक योगदान राजस्थान का रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान से सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का अवरोही क्रम। ये अवरोही क्रम है, राजस्थान से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं। सबसे पहले स्थान पर आएगी अभियांत्रिकी सामान। अभियांत्रिकी सामान है वो सबसे पहले नंबर पर आएगा। दूसरे नंबर पर है रत्न एवं आभूषण। तीसरे नंबर पर है धातु, कपड़ा। और 5वें नंबर पे है हस्तशिल्प। तो अभियांत्रिकी सामान, रत्न एवं आभूषण, धातु, कपड़ा और हस्तशिल्प, ये अवरोही क्रम में राजस्थान से की जाने वाली निर्यात वस्तु है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाड़मेर से कच्चे तेल का उत्पादन वर्तमान में 15 क्षेत्रों यानी मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी और अन्य क्षेत्रों से है। 64,000 से 67,000 बैरल प्रति बैरल तेल प्रतिदिन, इतना तेल है वो प्रतिदिन निकाला जा रहा है केवल बाड़मेर से। 64,000 से 67,000, ठीक है ना। और ये सभी बाड़मेर के क्षेत्र दोस्तों, ध्यान रखना, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी और कामेश्वरी, कई बार इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये क्षेत्र किस जिले में है? तो ये सभी क्षेत्र तेल क्षेत्र हैं, कच्चे तेल क्षेत्र हैं। मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी कच्चे तेल क्षेत्र है जो कि बाड़मेर के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में कुल शुद्ध प्राकृतिक गैस उत्पादन है 3.50 से 3.77 MMSCM प्रतिदिन कैबिनेट के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए शीर्ष गंतव्य स्थल है। अंतरराष्ट्रीय पर्यटक जो आते हैं उनके लिए गंतव्य स्थल कौन से हैं? तो वह है, सबसे ज्यादा घूमने के लिए आते हैं जयपुर, उसके बाद में उदयपुर, उसके बाद में जोधपुर, फिर जैसलमेर, फिर अजमेर, ठीक है ना। ये इस जगह पर, इस शहर में, इन जिलों में पर्यटक अंतरराष्ट्रीय यानी विदेशों से लोग घूमने के लिए राजस्थान में आते हैं। सबसे पहले जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और अजमेर। प्रश्न है, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 में आई। नेक्स्ट प्रश्न है, 2023-24 में राजस्थान का समग्र SDG स्कोर कितना है? वह है 67। कितना है? 67। 2023-24 में राजस्थान का समग्र SDG स्कोर है 67। अब राज्य की स्थिति है वो फ्रंट रनर श्रेणी में आ गई है। तो ये दोस्तों आर्थिक समीक्षा के इंपॉर्टेंट प्रश्न थे और इन्हीं प्रश्नों में से परीक्षा में आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट और लास्ट में सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।